नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 का आपका अगला प्रैक्टिस सेट आज होगा। इसमें आपको बहुत ही कम समय में 39 से 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ये पूरा रिवीजन होगा आपका एक तरह का, इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश की जाएगी। 20 से 22 मिनट की ये क्लास होगी और आपको एक एक प्रश्न पूरे अच्छे तरीके से करना है और एक एक चीज़ को समझना है। बिल्कुल कम समय में हर एक चीज़ होती जाएगी। आपकी एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। थोड़ा 2-3 दिन का गैप हो गया, मैं कुछ अपने पर्सनल कार्यों में बिजी था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा। जिसे पॉक्सो कहते हैं शॉर्ट में, तो बताइए ये कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है आपका 7 नवंबर 2014, बी है 14 नवंबर 2012, सी है 14 नवंबर 2019 और डी है आपका 4 नवंबर 2005। बताइएगा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं से संबंधित सामाजिक समस्या नहीं है? ए ऑप्शन है आपका लिंग वेतन अंतराल, बी है अंकीय लिंग विभाजन और सी है आपका अनौपचारिक कार्य और अस्थिरता और डी ऑप्शन है आपका महिलाओं का व्यक्तित्व। तो बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं से संबंधित सामाजिक समस्या नहीं है? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो डी है। क्लियर आपको? महिलाओं का व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या नहीं होती। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया? ए 1991, बी 1961, सी 1971, डी 1969। आप सबको पता होगा इसका उत्तर सही क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 1961। 1 मई 1961 को यह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के खिलाफ अपराधों में क्या शामिल नहीं है? शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डी उपरोक्त सभी। बताइएगा बच्चों के खिलाफ अपराधों में क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी शामिल है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता के आधार पर एक विभाजन को संदर्भित करता है। धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं आप। तो सांप्रदायिकता के आधार पर एक विभाजन को संदर्भित करता है। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पांचवें देखो, धर्म और संप्रदाय ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन धर्म को संदर्भित करता है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा अधिनियम प्रदान करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान मजदूरी और भुगतान दिया जाना चाहिए? मजदूरी समानता अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समानता मजदूरी अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। छठे का प्रश्न की भाषा अगर आप समझेंगे तो आसानी से आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? बताइए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहां पर समान पारिश्रमिक अधिनियम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, लिंग भूमिकाओं का उल्लेख है। लिंग भूमिकाओं का उल्लेख है। क्रोमोसोमल और हार्मोनल अंतर जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अपरिहार्य अंतर पैदा करते हैं, या फिर महिलाओं और पुरुषों के अधिकार, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संबंध, या महिलाओं की अधीनता पुरुषों की श्रेष्ठता की धारणा के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लिंग भूमिकाओं का उल्लेख है। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी सही है, महिलाओं और पुरुषों के अधिकार, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संबंध। अगला प्रश्न है आपका, किसका उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव को कम करना है? ए ऑप्शन है लिंग निष्पक्ष भाषा, बी पुरुषत्व, सी स्त्रीत्व, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, लिंग निष्पक्ष भाषा एक लैंगिक रूढ़िवादिता को, भेदभाव को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम है? सभी नवजात शिशुओं को मारना, लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, लड़कियों की जल्दी शादी करना। बताइए, निम्नलिखित में से भारत में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम है? तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना निम्नलिखित का उद्देश्य किसका उद्देश्य है? नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का, जनसांख्यिकी नीति या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला प्रश्न है आपका, आकार और घनत्व, वितरण और अन्य आंकड़ों के संदर्भ में मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए जनसांख्यिकी, बी भूगोल, सी जीवनी, डी ग्रंथ सूची। तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जनसांख्यिकी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा में शामिल है केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के अंदर हिंसा या उपरोक्त सभी। बताइए घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के अंदर हिंसा या उपरोक्त सभी। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो उपरोक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और घर के अंदर की हिंसा सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिवार के सदस्यों को शारीरिक एवं अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने को संदर्भित करता है जिसमें पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता और कुछ मामलों में ऐसे दोस्त शामिल हैं जिनके करीबी व्यक्तिगत संबंध और शायद साथ रहते भी हैं। पीछा करना आता है, या डकैती आता है, या घरेलू हिंसा आता है, या बुजुर्गों से दुराचार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, घरेलू हिंसा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है? बताइए। लोगों के पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी, प्रचलित मूल्य स्तर के संदर्भ में गरीबी, या डी बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के संदर्भ में गरीबी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से। तो पूर्ण गरीबी क्या है? पूर्ण गरीबी है बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संघर्ष को पीढ़ियों के बीच विवाद या टकराव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे माता पिता और बच्चों या पोते और दादी दादी के बीच में, दादा दादी के बीच में। तो अंतरपीढ़ी संघर्षगत होगा, या अंतापीढ़ी होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 15वें का। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है? जो दो पीढ़ियों के बीच में हो, और अंतापीढ़ी संघर्ष क्या होता है? जो समान पीढ़ी में हो, जैसे कि भाई बहन में हो तो अंतापीढ़ी, और पिता पुत्र में हो तो अंतरपीढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार नियोजन के लाभ है, रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, या डी ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? परिवार नियोजन से लाभ है। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका ये सभी। क्लियर? आपको डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक व्यवहार, या सामाजिक वर्ग। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार क्या है? जल्दी से बताइए। सामाजिक संगठन। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया? एमाइल दुर्खिम, टेलकॉट पार्सन्स, पीवी सोरोकिन, या कार्ल मार्क्स। 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 18वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कार्ल मार्क्स ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? एटीपी, एडीपी, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। बताइए। 1 ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है,
लेकिन शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लगभग 50 से 60% तक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर के बेसल उपापचय दर यानी कि बीएमआर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइए जल्दी से, बताइए कौन सा हार्मोन शरीर के बेसल उपापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, कार्टिकाइड हार्मोन, या डी ऑप्शन होगा आपका पिट्यूटरी हार्मोन। बताइए, यहां पर पिट्यूटरी मिसिंग है, उसको आप सही कर लीजिएगा। तो 20 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 में का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थायराइड हार्मोन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वसा का ऊष्मीय मान होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम, प्रोटीन से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक? ये प्रश्न आपको मैंने भी जस्ट आधा मिनट पहले बताया है, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। बताइए, वसा का ऊष्मीय मान होता है, बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 21 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक होता है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार में निम्न शामिल नहीं है। बताइए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और लवण। बताइए, संतुलित आहार में निम्न में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 22 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। क्लियर आपको? तो अनाज निम्न के प्रमुख स्रोत है। अनाज किसका प्रमुख स्रोत है यह आपको बताना है। सक्षम बुक में मैंने आपको कई बार ये बताया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन। बताइए, अनाज निम्न के प्रमुख स्रोत हैं, किसके प्रमुख स्रोत हैं यह आपको बताना है। तो 23 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, कार्बोहाइड्रेट। अनाज में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, खट्टे फल विटामिन से भरपूर होते हैं। तो बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, आप में से कई लोगों को यह रट गया होगा और इसलिए मैं इसका सीधे उत्तर आपको बता देता हूं, सी। विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भावस्था में निम्नलिखित के लिए किया जाता है? 0 से 2 सप्ताह तक, 0 से 4 सप्ताह तक, 2 से 8 सप्ताह तक, या 9 सप्ताह से अधिक। बताइए, भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भावस्था में निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, 9 सप्ताह से अधिक क्यों भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मूत्र में उपस्थित होने पर नवजात शिशु के डायपर पर लाल रंग का दाग पैदा कर सकता है? बताइए, बलगम, यूरिक एसिड क्रिस्टल, बिलिरुबिन, अतिरिक्त लोहा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से कौन मूत्र में उपस्थित होने पर नवजात शिशु के डायपर पर लाल रंग का दाग पैदा कर सकता है? बताइए, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 26 का। तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है? आनुवंशिकता है, भोजन है, जिस वातावरण में बच्चा पढ़ता है, बढ़ता है, या माता पिता का नाम। बताइएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? जिस वातावरण में बच्चा बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए है परिवार में गरीबी, बी है कक्षा में नींद महसूस करना, सी है स्नेह की कमी, और डी है आपका घरेलू झगड़ा। तो बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कक्षा में नींद महसूस करना। ये कोई मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। लगभग सभी बच्चों को कक्षा में नींद महसूस होती है। अगला प्रश्न है आपका, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? बताइए, प्रतिरक्षा टॉपिक आपको कई बार पढ़ाया गया है। माता पिता से विरासत में मिला, या रोग के पहले संपर्क के माध्यम से प्राप्त किया गया, या तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से सीधे हासिल किया गया, या टीकाकरण के माध्यम से हासिल किया गया। बताइए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? माता पिता से विरासत में मिला, या रोग के पहले संपर्क के माध्यम से प्राप्त किया गया, या तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से सीधे हासिल किया गया। बताइए,
तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी, तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से सीधे हासिल किया गया। अगला प्रश्न है आपका, क्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरियम के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फंगी के कारण होता है? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए। क्लियर आपको? क्षय रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पर बैक्टीरिया भी लिखा होता है तो भी आपको यही बैक्टीरिया ही सेलेक्ट करना था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संबंध आवश्यक हैं। सीखने को आसान बनाने के लिए, छात्रों को ट्यूशन के लिए आकर्षित करने के लिए, कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। बताइए। शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संबंध आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं यह आपको बताना है। तो 31 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार के डॉट 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 सी है। बताइए प्रभावी संचार के कितने सी हैं? 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 10 है। तो 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 7। क्लियर है आपको? अगर आपको कई प्रश्न नहीं आते तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 10-20 प्रश्न हर मॉक टेस्ट में कठिन होंगे और सभी के लिए वो कठिन होंगे। तो आपको कम से कम 70 से 80 प्रश्न हर मॉक टेस्ट में सही करने हैं। अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे उसी मॉक टेस्ट का, निश्चित रूप से आप 80 से 90 प्रश्न सही कर पा रहे होंगे। तो 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 सी कौन कौन से होते हैं वो आप सुन लीजिए। स्पष्टता, शुद्धता, संक्षिप्तता, शिष्टाचार, स्थूलता, विचार और पूर्णता। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श के संबंध में सत्य है? ए है, निर्देशन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देश देना है, या मार्गदर्शन व्यक्तिगत के साथ साथ समूह में भी दिया जा सकता है, या परामर्श सामूहिक रूप से ही दिया जा सकता है, या डी ऑप्शन है आपका, कमजोर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत के साथ साथ समूह में भी दिया जा सकता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, कैलिफोर्निया में, या टोक्यो में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? जिनेवा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ को पहले के रूप में जाना जाता था? यूएन अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूएन वैश्विक बाल कोष, यूएन बाल अस्थायी कोष, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूनिसेफ को पहले के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है आपका वो ए है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो बाद में इससे क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द हटा दिए गए थे। क्लियर है आपको? कब हटा दिए गए थे? 1953 में ये शब्द हटा दिए गए थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूनिसेफ ही रहा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? ए पूरक पोषण, बी प्रतिरक्षण, सी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, डी परिवार नियोजन। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। परिवार नियोजन नहीं आता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस एजेंसी है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, या दोनों है, या स्थानीय है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 37 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, दोनों है, राष्ट्रीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष में एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1974 में, या 1984 में, या 1985 में, या 1970 में? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1985 में शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? कब शुरू किया गया था? 1985 में।
अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका है, पहली पीढ़ी का टीका, दूसरी पीढ़ी का टीका, तीसरी पीढ़ी का टीका, या डी इनमें से कोई भी नहीं। 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी। क्लियर है आपको? ये दूसरी पीढ़ी का टीका है। अब आप सोच रहे होंगे दूसरी पीढ़ी का टीका कौन से होते हैं? वे टीके जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है वो दूसरी पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो कैसा रहा आपका ये मॉक टेस्ट नंबर 39 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा, और लगातार तैयारी करते रहिए, अपना जीएस का भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आप में से कई लोगों का वीडियो 2018 का री एग्जाम भी लगा होगा। सभी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, 2 से 3 घंटे का मुख्य शिविका का पढ़िए, और फिर अपनी अन्य विषयों की तैयारी भी करते रहिए। अन्य भर्ती परीक्षाएं भी हैं, लेकिन अगर आपका सिर्फ मुख्य शिविका पे ध्यान है तो 3 से 4 घंटे पढ़ते रहिए, बस कुछ मत करिए, क्योंकि नौकरी ही आपका उद्देश्य है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ सपना देखा है मुख्य शिविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपको अपना हौसला नहीं छोड़ना है, अपना सकारात्मक रवैया नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव बने रहिए और निरंतर परिश्रम करते रहिए, क्योंकि जो परिश्रम करेगा उसी को ही परिणाम मिलेगा, और अच्छा परिणाम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।